नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। तो चुनावी साल है और इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। लोक लुभावन वादे और सीटों को लेकर के दावेदारी भी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि जिन्हें जनता ने 2019 में चुनकर के भेजा था, वो जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं। इंडिया न्यूज के न्यूज रूम से विधायक जी अपने काम का लेखा जोखा खुद आपके सामने रखेंगे। तो आपके मेले में आज हमारे साथ हैं फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता। मारा एमएलए देख रहे हैं आप और मैं हूं सुंदर सोलंकी। इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश ये होती है कि आपके विधानसभा के नुमाइंदे को हम अपने चैनल में बुलाते हैं और यहाँ उनसे बात करते हैं, उनके काम का लेखा जोखा लेते हैं। और इसी कड़ी में आज हम उन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं। 14 बरस की उम्र से ही उन्होंने संघ का दामन थामा और उसके बाद बीजेपी की हर छोटी बड़ी जिम्मेवारियों को लेते हुए 2019 में फरीदाबाद की जनता ने उन्हें विधायक बना दिया। नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सोलंकी जी। सर, 22,000 से ज़्यादा 32 कितने 22,000 वोटों से सर को विजयी बनाया फरीदाबाद की जनता ने। पहला सवाल यही बनता है कि फरीदाबाद की जनता को अब 5 साल, लगभग 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या दिया आपने? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पहले तो आप ही को धन्यवाद करता हूँ, इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ कि उसके इस स्टूडियो में मुझे बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता को धन्यवाद देते हुए उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो हमने वायदे किए वो सभी वायदे हम पूरा करने की ओर अग्रसर हैं बड़ी तेज़ी से। और निश्चित ही एक आदरणीय जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमेशा कहते हैं, जिस काम को हम शुरू करते हैं उसको शुरू ही नहीं करते, उसको पूर्णता तक ले जाने का काम भी करते हैं। और वैसे ही अनेकों अनेक काम जो हमने इस कार्यकाल में शुरू किए हैं सब पूरा होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीनों में वो सारे काम अधिकतर हम पूरा कर देंगे। उसके बाद जो नए काम शुरू होंगे उनमें ज़रूर समय लगेगा। नहीं, वो काम बता दीजिए जो आप पूरे करने वाले हैं या जो पूरे कर चुके हैं। देखिए, काम तो इतने अनेक काम हैं, सभी को अगर मुझे समय देंगे तो बड़े विस्तार से बताऊंगा कि हम सब समझते हैं कि हमारा देश, भारत देश विकासशील देश है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने 2047 तक का लक्ष्य रखा है। पर हमने सोचा कि फरीदाबाद विधानसभा एक शहरी सीट है और वहाँ पे अधिकतर लोग उम्मीद करते हैं कि वहाँ जो रोड्स बने वो एक बहुत अच्छी रोड्स बने। तो हमने एक कंसेप्ट लिया डेवलप्ड रोड के लिए कि अगर जितनी चौड़ी रोड है, ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रोड है, उसको पूरी तरह से प्लानिंग के तहत डेवलप्ड रोड के कंसेप्ट पे, डेवलप्ड कंट्री में जो काम होते हैं कि पूरा सब कुछ काम हो चुका होता है, उसी तरह से उस रोड को पूरी तरह से प्लानिंग करके हमने बनाया है। तो मेरे फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी 89 में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं अधिकतर पे काम तेज़ी से चल रहा है। 7 रोड हमारी पूरी हो चुकी हैं और मुझे लगता है 3 रोड्स को जल्दी ही पूरा करके। नहीं, बट विधायक जी, आपको लगता नहीं इसमें आप बहुत देरी कर चुके हैं? क्योंकि हमने देखा है फरीदाबाद को थोड़ी सी बारिश में लोग इतने परेशान हो जाते थे। बड़ा बुरा हाल आपके शहर में रहा है, आपकी विधानसभा में रहा है। और जबकि 9 साल से ज़्यादा का वक्त आपकी सरकार को हो गया, एक रोड जैसी सुविधा को देने में आपको इतना वक्त लग गया। देखिए सोलंकी जी, देखिए सच अपने मुंह पे अपने आप आ जाता है। आपने भी अभी अपने मुंह से बोला कि पानी भर जाता था, तो इसका मतलब अब नहीं भर रहा है। पर मैं भी आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद की जनता को, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको बताना चाहता हूं कि निश्चित रूप से पानी भरता था। पर जैसे मेरी आपने पूरी बात नहीं पूरी होने दी, जो हम डेवलप्ड रोड पे हम बना रहे हैं उस पर ड्रेनेज का भी सिस्टम कर रहे हैं। सेंटर वर्ज है, सेंटर वर्ज में लाइटें लगा रहे हैं। हॉर्टिकल्चर के लिए भी जगह छोड़ी है, यूटिलिटीज के लिए भी सड़क छोड़ी है, साइकिल ट्रैक बनाए, सारे रोड बन चुके हैं। जो बन चुके हैं मैं उनकी बात करता हूँ। आप कहेंगे तो 2 मिनट में मैं सारे नाम ले दूँगा। अम्बेडकर रोड है, उसके बाद में हमारा 12 और 15 एक ही रोड है जो कि बन चुकी है, मैं बता रहा हूँ। कोर्ट रोड है 12 सेक्टर के जो जाती है 12 सेक्टर से, वो पूरी बन चुकी है। YMCA रोड बन चुकी है। ये ईस्ट से वेस्ट की रोड है, नॉर्थ से साउथ की रोड को लेके बढ़िया काम कर रहे हैं आपने। रोड नहीं बना रहा है, उसमें ड्रेनेज भी बना रहे हैं। जो पानी की समस्या थी, बरसात में जो पानी भर जाता था, अब पानी नहीं भरता। ये बरसातें हुई हैं
60% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 100% कोई पैमाना है तो 60% पानी भराव की समस्या से मुक्ति दिला चुके हैं। अब जो 3-4 रोड्स हैं, जैसे कि सेक्टर मिलन चौक से सेक्टर 3 तक की रोड और गुडियर की रोड पे नाला बनाने के लिए, ड्रेनेज बनाने के लिए काम चालू है। मुझे लगता है 3 महीने में हम काम पूरा कर देंगे। एक हमारा सेक्टर 17 और 16 और 14 और 15, उन दोनों रोड पे भी बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। वहाँ दोनों तरफ ड्रेनेज बना रहे हैं, सारा पानी हम डिस्पोजल्स पे लेके जाते हैं, तो पानी भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और एक जैसे डेवलप्ड कंट्री होती हैं उस तरह की शानदार रोड, ड्रेनेज, फुटपाथ, हॉर्टिकल्चर के पौधारोपण करके स्ट्रीट शहर को सुंदर बना देंगे। 100% सुंदर बना। चलिए, ये बात विधायक जी ये दावा कर रहे हैं, इंडिया न्यूज़ के ऑफिस में है, स्टूडियो में है। ये विधायक जी हमारा न्यूज़ रूम बोलते हैं, हम यहाँ खबरें बनाते हैं। ये हमारे मुकेश जी हैं, बाकी तो आप देवेंद्र जी को तो जानते ही हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर हैं फरीदाबाद के। ये हम इस तरह से यहाँ खबरें लिखते हैं, आइए हम दिखा देते हैं आपको। ये देवेंद्र जी भी कुछ सवाल आपसे करेंगे, लेकिन मैं ये आप अब मान लें कि जो जल भराव की समस्या है उसको आपकी विधानसभा में अब नहीं रहना है, ये तो तय हो गया। 100% तय हो गया। मान लीजिए कि जो हम कहते हैं कि हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलती है। सर्किट हाउस था, 3 दिन तक पानी रहता था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आपके देवेंद्र जी आपने बताया, एंकर है, मैं भी जानता हूँ। आप ये जाएं कोई बरसात में वहाँ देखें कि 2 घंटे 1 घंटे के अंदर पानी पूरा निकल जाता है। अगर बरसात कितनी स्पीड पे होती है उस पर दिक्कत होता है। अगर नॉर्मल बरसात है तो पानी साथ साथ निकलता है। बहुत तेज़ बरसात, एक्सट्रीम बरसात होगी, क्योंकि एक लिमिट होती है प्लानिंग करके। मीडियम का हम जो ड्रेनेज बनाते हैं और जो डिस्पोजल्स बनते हैं उनमें भी बड़ी बड़ी HP की मोटरें हमने लगाई हुई हैं, तो हम पानी भराव की कोई समस्या फरीदाबाद में नहीं होने देंगे। देवेंद्र जी, आप लगातार नज़र फरीदाबाद पर रखते हैं। ये विधायक जी बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि जल भराव की समस्या से तो फरीदाबाद को मुक्ति मिलना तय है। और क्या दिक्कतें ऐसी जहां विधायक जी का ध्यान जाना ज़रूरी है और वहां जा नहीं रहा है? सोलंकी सर, पहले तो एक सवाल विधायक जी से इस बात को लेकर है कि लगातार कई साल तक लोग टूटी सड़कों से चलते रहे और विधायक पर लगातार सवाल नरेंद्र गुप्ता जी पर जनता उठाती रही। हालांकि बाद में FMDA बना और FMDA के तहत कई सड़कों का अब अच्छा निर्माण हुआ, लेकिन अच्छा निर्माण की जिस तरह दावा कर रहे हैं, गुणवत्ता पर जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। FMDA को इसलिए लाया गया था कि जो बेहतरीन काम हो शहर में, क्योंकि नगर निगम उन कामों को नहीं करवा पा रहा था। CM साहब ने इसी की सोच के साथ में FMDA बनाया, लेकिन वहाँ भी अब गुणवत्ता पर कई जगह सवाल उठते हैं, लेट लतीफ़ी पर सवाल उठते हैं। इस पे क्या कहेंगे विधायक जी से, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि खुद भी विधायक जी आप कह रहे थे कि विकसित देशों की तरह सड़कों का निर्माण हो रहा है, यहाँ तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं आप। देखिए, सवाल देवेंद्र जी जो सवाल कर रहे हैं, 2 तरह की बातें हैं। अब जो टेंडर्स दिए जाते हैं, वर्क ऑर्डर अलॉट होते हैं, उसमें हम लोगों ने 5 साल की वारंटी के साथ टेंडर्स दिए हुए हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी ठीक नहीं होगी 5 ईयर्स तक के लिए उसकी 10% की हम सिक्योरिटी रखते हैं, और अगर कोई कमी आती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रिपेयर करेगा। ये एक सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में कि जो चीज़ बनती है उसमें कोई कमी भी हो रह सकती है, और ये कोई मशीनरी नहीं है कि जिसका इंस्पेक्शन पहले कर लिया जाए। रोड बनने के बाद अगर कोई कमी ठेकेदार छोड़ता है, ऐसा हुआ है देवेंद्र जी ने जैसे अभी आपके बीच बोला कि 2-3 जगह हमें कमी नज़र आई, तो उनको इमीडिएटली हमने उसको पूरी तरह से नई रोड बना के, कोई रिपेयर करने के लिए नहीं अलाउड करते। जहाँ कमी आई, क्योंकि समय समय पे इंजीनियर्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं और वो इंस्पेक्शन भी करते हैं, पर ह्यूमन साइकोलॉजी है या ह्यूमन टेक्निकल एरर रह सकती हैं, तो वहाँ पे उनको इमीडिएटली हमने कट करा के नई रोड बनाने का काम किया है। ये तो बात सड़कों की हो गई विधायक जी। एक और चीज़ आती है सफाई व्यवस्था। सफाई को लेके इतना बड़ा शहर है, एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है आपकी विधानसभा को, वहाँ जो स्थिति है। देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल, इस बात में मैं थोड़ा सा निश्चित मानूंगा कि सफाई व्यवस्था जिस स्थिति की होनी चाहिए वो स्थिति, उतनी अच्छी स्थिति फरीदाबाद में नहीं है। जब मुझे फरीदाबाद की जनता ने विधायक बनाया तो मुझे लगता था कि डस्ट की उस समय बहुत ज़्यादा समस्या थी। ये फौरी तौर पे समस्या है कि इस समय जो हमारा इको ग्रीन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और कूड़े के ढेर देखने को मिले थे। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे फरीदाबाद के दौरे पे आए थे, उन्होंने भी अधिकारी को निर्देश दिए थे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको सफाई व्यवस्था में बड़ी तेज़ी लाई जाए। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने जब विधायक फरीदाबाद की जनता ने बनाया, उसी 2 महीने के अंदर अंदर इटली से एक हमने स्वीपिंग मशीन परचेज की, जो व्यक्तिगत तौर पे मैंने ख़रीदी थी, और उसको फरीदाबाद की सड़कों को साफ़ करने का हम काम करते हैं। उसका खर्चा ड्राइवर का, उसका पेट्रोल डीजल का, उसके ब्रश वगैरह कंज्यूमेबल्स का सारा खर्चा
हम अपनी तरफ से वहन करते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। मैं चाहूँगा कि आपका कोई एंकर फरीदाबाद में कभी रहे तो उस मशीन का फ़ोटो ज़रूर ले। जहाँ वो मशीन चलती है, उस मशीन के चलने के बाद रोड पर कोई भी डस्ट का कण भी नहीं मिल सकता। तो बहुत अच्छी मशीन है, पर उस समय हमें दिक्कत ज़रूर थी। डस्ट के अलावा सीवरेज की समस्या है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, ये फरीदाबाद में अमूमन देखने को मिल जाता है। ये आपने जो बताया इको ग्रीन वाली समस्या, लेकिन आम लोगों को इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि आपको सरकार में बनाया है, आपकी सरकार है, उसमें इस तरह की राहत नहीं मिल जाना, इस तरह की अव्यवस्था फैल जाना कहीं ना कहीं सरकार का ही फेलियर तो माना जाता है। नहीं, ऐसे फेलियर की कोई बात नहीं है। देखिए, प्रशासनिक रूप से जैसे ही हमें पता लगा कि यूरेन के कर्मचारी बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने खुद सुमोटो लिया और हर कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात की। फरीदाबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर से मीटिंग के समय आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी मैं स्वयं मौजूद थे। तो 10 दिन का टारगेट था, बहुत हद तक हमने सफलता पाई है। तभी भी कोई स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा तो उसको देखेंगे, पर ऐसी स्थिति अब नहीं है। वो 1 महीने पहली बात थी, और ये कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। सीवरेज में आप ये ज़रूर कहेंगे कि कुछ दिक्कतें हमें इसलिए आती हैं कि कुछ हमारे व्यापारी भाई, होटल्स के व्यवसायी उसके अपने जो खाने वाने को डाल देते हैं, कुछ लापरवाही करते हैं। तो ये भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हमारी अपनी जिम्मेवारी है कि हम उन पर सख्ती कर रहे हैं कि वो ऐसी गलती ना करें जिससे कि सीवर जाम की समस्या पैदा हो। हमें विश्वास दिलाइए, और हमें विश्वास भी है, लेकिन आपकी जनता को विश्वास होना लाजमी है। आपको लगता है कि आपकी जो जनता है वो संतुष्ट है? नरेंद्र गुप्ता जी ने जो काम किए पिछले 4-4.25 साल में, आपको लगता है आप खुद संतुष्ट हैं? देखिए, मैं तो 100% संतुष्ट हूँ, और मुझे लगता है मेरी जनता भी संतुष्ट है, क्योंकि जो हम कहते हैं उसको धरातल पे उतारने का काम करते हैं। कि हम ओल्ड फरीदाबाद, मेरी सबसे पुरानी मार्केट है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या थी। पूरे फरीदाबाद ज़िले में कोई भी मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं थी। हमने कार पार्किंग बनानी भी शुरू की। कोरोना के 2 साल निकल गए थे, उसके बाद भी इतनी जल्दी उसको बनाकर अभी अगले महीने हम फरवरी में उसको जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। बन चुकी है, फाइनल स्टेज पे उसका काम चल रहा है। तो जो कहते हैं उसको करते हैं। बरहाई तालाब सदियों पुराना, फरीदाबाद का नाम आस्था की दृष्टि से बरहाई तालाब के लिए जाना जाता था, और आगे हम सबको पता है कि पानी की वजह से पूरे विश्व युद्ध होने, अगर कभी युद्ध होगा तो विश्व युद्ध की कभी बात करते हैं तो पानी की वजह से होने की बात करते हैं। हम धन्यवादी हैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कि पूरे देश में सरोवर योजना उन्होंने चालू की। तो आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमारा पॉन्ड अथॉरिटी हरियाणा का गठन किया, और मैं सबसे पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि फरीदाबाद विधानसभा नहीं, तो अर्बन क्षेत्र में सबसे पहले 3 तालाबों का जीर्णोद्धार करने का हमने शुरुआत की है। और जिसमें सिही गांव में 10 एकड़ में तालाब था, पॉलीथीन सालों से भरी पड़ी थी। 14 फीट डीप तक हमने खुदवा के उसको, आप देखिए जाके कभी आप उसको जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो भी फाइनल स्टेज पे पहुंचने वाला है। फरीदाबाद की जनता आपको देख रही है, वो बेहतर ढंग से बता सकती है, समझ सकती है कि आप जिन कामों को गिना रहे हैं वो किस स्थिति में पहुंचे हैं और वो क्या समझते हैं। ये आपने ये जो बहुत से हम विधायकों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी विधानसभा में इतना करोड़ रुपए लगा दिया, वो आंकड़े करोड़ रुपए में देते हैं। आपकी विधानसभा की बात करें, विकास कार्यों पे कितना पैसा आप सरकार से अपनी विधानसभा में लगवा पाए हैं अब तक? देखिए, मैं कोई करोड़ों की बात नहीं करता, मैं कामों की बात करता हूँ। ये अपना अपना नज़रिया होता है। बहुत से पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत से नेगेटिव सोचते हैं। गिलास, आधा गिलास पानी है, कोई आधा गिलास भरा बोलता है, कोई आधा गिलास खाली बोलता है। कितने पैसे से कोई काम हुआ वो आप गूगल करके देख सकते हैं। सारे कामों के ऑनलाइन टेंडर्स प्रक्रिया से टेंडर छुटते हैं। मेरा अपनी कोशिश रहती है कि सबसे फरीदाबाद में दिखते हुए काम सबसे कम पैसे में और सबसे ज़्यादा काम मैं करा पाऊँ, मेरी कोशिश ये रहती है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स लाने की भी कोशिश हमने की है और उसमें कामयाब हुए। मुझे बताते हुए हर से सबसे पहले कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड मेरे फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र की कोई भी आगे अगले 4 महीनों में तो अधूरी नहीं रहेगी। सारी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स के टेंडर हम दे चुके हैं और तेज़ी से 3 रोड्स पे काम चालू है। मुझे लगता है अगले 3 महीने में हम उनको पूरा कर पाएंगे। जी, ये बताया आपने, लेकिन सवाल ये है कि आपके विधानसभा में गांव भी आते हैं। कोई गांव नहीं आता। ये जो सिंह और ये जो आप ये सब नगर निगम का पार्ट है। जी। ये गांव के नामों से ज़रूर है, पर ये बहुत पहले से ही नगर निगम में वार्ड बन चुके हैं इनके। बुढ़ाना गांव भी वार्ड में आता है और सिंह गांव भी वार्ड में आता है।
तो यहाँ जो समस्या है, अमूमन हम जब खबरें आती हैं तो यही आती हैं कि जो स्थिति आप सेक्टर क्षेत्र में जो बनाने के प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो रोड की हो, चाहे सीवर की हो, जो सफाई की हो, ऐसे लगता है उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। देखिए, हम लोग कोशिश करके, ऐसा नहीं है कि सौतेला व्यवहार करें, कि हमारे लिए ये गांव का एरिया, ये एक्सटेंडेड एरिया भी उतना ही ज़रूरी है, उसकी तरफ भी ध्यान देते हैं। खेड़ी पुल, आप पता है मेरा क्षेत्र नहर पार जो ग्रेटर फरीदाबाद है उसकी उधर भी मेरा क्षेत्र आता है। मुझे बताना ज़रूरी है आपको कि आज से 10 साल पहले जब हरियाणा की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाई, सिर्फ 2 पुल होते थे खेड़ी पार करने के लिए चंदावली में, और मेरी विधानसभा में खेड़ी पे पुल होता था, वो भी 2 लाइन का होता था, घंटों घंटों जाम रहता था। तो हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए कि वहाँ की जनता को आसानी हो, और अब 10 पुल बन चुके हैं जिस पे, और वो खेड़ी पे भी स्पेशल 4 लेन का पुल है, कभी जाम नहीं लगता। उसके बराबर में सेक्टर 17 का पुल है, तो लोग आराम से ईस्ट से वेस्ट को जा सकते हैं। जाम में उनके फंसते लिए आप बड़ी राहत देने वाले हैं। ये सच में अगर ये काम ज़मीन पे आता है तो ये पीढ़ियों का काम है, लेकिन पीढ़ियों को, जो आने वाली युवा पीढ़ी है खासकर, ये रोज़गार के लिए बड़ी दिक्कत है। फरीदाबाद जिस तरह से एक बड़ा इंडस्ट्री हब माना जाता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब फरीदाबाद अपने नाम को, अपने काम को, अपनी पहचान को ऐसे लगता है खो रहा है। कोई मदर यूनिट अभी ऐसी कोई दिखाई नहीं देती। तो रोज़गार की दृष्टि से क्या आप फरीदाबाद की उस पहचान को वापस दिलाने में कुछ आपने कोई कदम उठाया, कोई काम किया इस दिशा में? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सबको पता है कि फरीदाबाद पूरे देश का मैनचेस्टर कहलाता था। आज पिछले 10 सालों में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन में तेज़ी से हरियाणा में विकास हुआ है, उसी के अनुसार, ये तो एक्चुअली जो डाटा आता है वो प्रूफ है कि गुड़गांव के बाद फरीदाबाद में टैक्स कलेक्शन में हम सबसे ज़्यादा हैं। पॉपुलेशन हरियाणा में 2% होने के, 3% की पॉपुलेशन होने के बाद टैक्स कलेक्शन हम दोगुना करके देते हैं। तो हर तरह से वही हम कह सकते हैं कि टैक्स कलेक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री बढ़ रही है। समय समय पे स्वरूप ऑफ इंडस्ट्रीज बदलता जाता है। पहले आप समझें कि एक बार पेजर आया था, पेजर के बाद में टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसी समय के साथ पहले मैकेनिकल इंडस्ट्रीज बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। जिस तरह से ये पॉल्यूशन की समस्या बढ़ी है और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बढ़ी है, और अनेक तरह की इंडस्ट्रीज में चेंजेज आए हैं। ऑटोमेशन में हम लोग सर्विस इंडस्ट्री की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की तरफ फरीदाबाद बढ़ रहा है। पहले सभी ट्रैक्टर्स की बात हम करते थे, हमारे ऑटोमोबाइल में इंजन्स के स्पेयर्स की बात करते थे, तो आज भी हम नंबर 1 की स्थिति में। आप सबको पता है कि मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में फरीदाबाद का नाम आज भी सर्वोपरि है। असेंबलिंग गुड़गांव में होती है तो पार्ट्स बना के सब फरीदाबाद से जाते हैं। जहाँ तक मदर इंडस्ट्री की बात है, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। आप ये तो समझ सकते हैं कि फरीदाबाद का नाम, अभी मेरा अपना मानना है कि अगले 5 सालों में गुड़गांव से ऊपर पहुंचने वाला है। कैसे पहुंचेगा, कोई ऐसी, हाँ बताइए। देखिए, राजनीतिक रूप से कोई बात नहीं कहना चाहता, कैसे पहुंचेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। गुड़गांव जब ग्रो किया तो उसकी कनेक्टिविटी की वजह से ग्रो किया, क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट से लोग उतरते थे 20 मिनट में गुड़गांव में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते थे। तो मुझे बताते हुए हर्ष है कि जेवर एयरपोर्ट विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, और जब वो बनकर तैयार होगा उसकी कनेक्टिविटी फरीदाबाद से करने के लिए रोड बनानी चालू कर दी है, और रोड 30 मिनट में हम जेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे फरीदाबाद से, फरीदाबाद के सेंटर से। जबकि फरीदाबाद जब बॉर्डर से तो सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेंगे। तो जब ऐसी कनेक्टिविटी फरीदाबाद ज़िले को मिलेगी तो आप देखिए कितना बड़ा डेवलपमेंट होगा। है कि आपकी सरकार में, चाहे स्टेट हो चाहे वो सेंटर हो, रोड को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप लोग काम कर रहे हैं। ये आपने फरीदाबाद के जो काम हैं वो विधायक जी ने गिनवाए हैं कि आप लोगों को वो क्या क्या चीज़ें मुहैया करवा चुके हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या योजना है, वो सारी बात बताई। एक बात और सर, ये जो आपकी पार्टी है, जैसा हमने अभी देखा, कभी किसी को मुख्यमंत्री से हटा देती है, कभी किसी को बना देती है। ये कोई आपको रहता है कि इस बार टिकट, पता चला कि नरेंद्र गुप्ता जी ने काम बहुत बढ़िया किए हैं लेकिन दोबारा मौका ही नहीं दिया। देखिए, गीता का सार है कि कर्म करते जाइए, फल की इच्छा ना करिए। मैं हिंदी में उसका अर्थ बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं,
संघ के स्वयंसेवक हैं। पहले हम संघ के स्वयंसेवक हैं, फिर पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सन 74 आप लगा लीजिए कि 50 ईयर्स से मैं लगातार संघ का स्वयंसेवक हूँ। जी। उसके बाद 87 से पार्टी में काम करते रहे। किसी पद की इच्छा ना रहते हुए पार्टी ने संगठन में काम करते हुए मुझे विधायक के लिए बोला, टिकट दिया और मुझे फरीदाबाद की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो ये हम कंटिन्यूस प्रोसेस है। संगठन के सर्वोपरि नेतृत्व है, वो सही निर्णय लेता है। और ये तो हमेशा बात होती है कि आज कोई गद्दी पे है, कल वो संगठन का काम करेगा, परसों सरकार का काम करेगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं इसका विरोध नहीं करता। और जैसा ऊपर हमारे संगठन के कर्ता धर्ता नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेगा उसके हम साथ हैं। हमारा मूल उद्देश्य जनता की सेवा, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और अंत्योदय की योजना जो हमारे अध्यक्ष रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दी थी कि इस देश को सबसे नहीं, मैं दरअसल ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ विधायक जी के पिछली बार मंत्री थे आपके यहाँ, उनका ही टिकट काट दिया विपुल गोयल जी। अभी बहुत सारे नाम आते हैं कि फरीदाबाद से अजय गौड़ जी हैं, वो भी मैदान में हैं। तो इस तरह की आपकी जो डिसिप्लिन पार्टी है उसमें इस तरह की जब स्थिति आती है कि बहुत सारे नाम एक दूसरे को काट के आगे बढ़ते हैं, तो ये सवाल वाजिब सा हो जाता है कि अगली बार भरोसा थोड़ी है। देखिए, काटने की बात कहीं पैदा नहीं होती है, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अपने लोग जो कार्यकर्ता हैं सभी को ऊपर उठने का हक होता है, सभी की इच्छा रहती है और ये उस कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है कि किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है। जहाँ उसको वो उपयोगी लगता है वो आदेश देते हैं और हमारे कैडर बेस्ड पार्टी है, उन सब कामों को हम उसी तरह से करते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं। पर मेरा मूल जो सोच है, पार्टी की जो सोच है, वो मैं आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति का उदय हो, तभी ये देश जो सोने की लंका जो भी कह सकते हैं कि हमारे को सर्वोपरि देश बन पाएगा। तो उसी काम में हमारा केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार लग रही है और हमें खुशी है कि इतनी योजनाएं हैं, सब वो अंत्योदय के लिए हैं। जब तक हम उन अंतिम व्यक्तियों को उदय, गरीब व्यक्तियों का शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से हम उदय नहीं कर पाएंगे, तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि भाई जो कांग्रेस कहती है कहाँ उदय किया आपने, चाहे वो रोजगार बेरोजगारों की देखें वो बड़ी लंबी लाइन है, देश पे कर्ज की बात करें वो बड़ी दिक्कत में, आप कह रहे हैं कि कहाँ अंतिम आदमी की बात तो तब करेंगे जब एक बुनियादी जो ज़रूरत है वो तो दे नहीं पा रहे हैं आप लोग। केवल बातें आप लोग करते हैं, जुमला आप बड़ा अच्छा ले आते हैं। जुटलाएंगे। आज जिसको चाइना को आप मानते हैं कि वो हमारे विरोधी खेमे का देश है, उसके मुखपत्र ने भी लिखा है कि मोदी जी के 10 साल के शासन में देश ने हर तरह से, चाहे वो विश्व की राजनीति में जो भी उसको हर तरह से उसने आगे बढ़ाया। तो ये जो कांग्रेसी साथी हैं वो पिछले 70 साल 65 साल उन्होंने क्या किया, जनता ने देखा है। उनका अपना मानना था कि देश की संपदा पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हमारी सोच है कि देश की संपदा पे, देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार गरीबों का है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना काम करने के बाद फिर राम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आप लोगों को? तो सहारे की बात कर रहे हैं, हमारे आस्था के प्रतीक जन जन के, आप किसी भी जाति का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी अगर होगा तो वो दुख हो या सुख हो उसके मुँह से हे राम ही निकलता है। हमारे आस्था के प्रतीक हैं, इसमें हम कहाँ छुपाते हैं। हर आदमी को अपनी आस्था के लिए हमारे प्रभु श्री राम जो 550 साल से इन लोगों ने उनके मंदिर, हमारे मंदिर को तोड़कर गलत तरीके से उसे कब्जा किया, उसका अगर मंदिर को हम दोबारा से भव्य रूप दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत बात है। हम अपने लिए मकान बनाते हैं तो अपने भगवान के लिए भी, जहाँ हमारे नई पीढ़ी पूजा कर पाए, उनसे उनके आचरण को ले पाए, उनके सही संस्कारों को ले पाए, ऐसा कोई स्थान बना रहे हैं तो इसमें क्या बात है। तो बताइए ना, ये जब हम मंदिर बनाने की बात करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, तब तो ये नहीं कहते थे, तब तो ये कहते थे चुनावी नारा है। अब वो तिथि भी बता दी, मंदिर बन भी गया, उसकी स्थापना का दिन भी तय हो गया, अब भी इन्हें परेशानी है। तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है हमारे कांग्रेस साथियों के ऊपर। पर व्यवस्था परिवर्तन मैंने आपको बताया, आप कभी
सुंदर सोलंकी जी एंकर का चोला उठा के रात को जब चारपाई पे जाके सोएंगे सारी तो चीजें सोचेंगे तो उनको लगेगा कि देश में कितनी तेजी से विकास हो रहा है। हम विदेशों में जाते हैं बहुत बार, मैं सौभाग्यशाली हूँ या जैसे भी आप कहें, मुझे 50 से ज़्यादा कंट्री में जाने का मौका मिला। तो उसमें जब सबसे बेहतर भारत की जब बात करते थे तो कोई भारत को आइडेंटिफाई नहीं करता। आज हम जाते हैं तो हमारे स्टेट्स की बात करते हैं और मोदी की बात करते हैं। पिछले 8-9 साल ये की 10 साल की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश का जो मान सम्मान, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे वर्ल्ड में बढ़ी है। चलिए, ये दावा आप कर रहे हैं विधायक जी, और ये भी दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो अंतिम व्यक्ति का सोचती है। और दूसरी बड़ी चीज ये कि विधायक जी ने कहा है कि 4.5 साल लगभग जो काम को होने जा रहे हैं उनके कार्यकाल को, उसमें फरीदाबाद को जो उन्होंने दिया है वो कल तक का दो बड़ी योजनाएं बता देता हूं मैं आपको कि फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी सौगात 50 रूम से बड़ा सर्किट हाउस आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर कर दिया है। जल्दी टेंडर प्रक्रिया में है एक सुंदर सर्किट हाउस जहां हमारे सुंदर सोलंकी जाके भी बुक करके रह सकते हैं। आम लोगों के लिए तो कुछ आम लोगों के लिए अच्छा, कोई भी व्यक्ति हरियाणा का, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी और देता हूँ कि पहली जो अंग्रेज़ों की परंपरा थी वो माननीय मुख्यमंत्री ने सारी बंद कर दी है। जितने भी सर्किट हाउस हरियाणा में हैं वो ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति बुक कर सकता है, उस पर सरकारी अधिकारी या राजनीतिकों का कब्जा नहीं रहेगा। आज भी गुड़गांव में इतना अच्छा सर्किट हाउस है, पंचकुला में है, मोरनी में है। आप कल अभी जाइए, बुक करिए, अगर खाली होगा तो कोई भी व्यक्ति बहुत कंसेशनल रेट पे ले सकता है। 50 रूम का सर्किट हाउस और दूसरी बहुत बड़ी एक योजना हमने बनाई है, बनाई नहीं, करीब करीब बन चुकी है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में है। सेक्टर 7 में 30 बेडेड डिस्पेंसरी और सीएमओ का हाउस, सीएमओ का ऑफिस जो अभी बादशाह खान हॉस्पिटल में है, उसको सेक्टर 7 में बनाने जा रहे हैं। डिजाइन अप्रूवल हो चुकी है, वो भी हमारे को फाइनेंशियल अप्रूवल मिल चुकी है, उसका भी जल्दी से टेंडर होने जा रहा है। तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि एक सुंदर फरीदाबाद, जो मैंने सपना देखा था कि इंदौर जैसा सुंदर हो, व्यवस्थित हो, उस तरफ हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन 4-5 महीनों में और तेज़ी से उस तक बढ़ेंगे और जो हमने वायदे किए हैं वो 100% में पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये आपको शुभकामनाएं हैं। ये मैं विधायक जी ये दिखा दूं कि ये हमारा पूरा न्यूज़ रूम है जब आप आए हैं, और यहाँ तकरीबन कैसा लग रहा है पहली तो, और दूसरा क्या है कि ये एडिटिंग रूम जो मैंने देखे हैं आपके, वाकई में हमें तो लगता है कि आप कुछ लोग इस काम को करते होंगे, पर इतनी ज़्यादा संख्या में आपके साथीगण बैठे हैं, चाहे वो एंकर के रूप में, एडिटर के रूप में, और ये करते हैं तो वाकई में जैसे देश के जवान, सेना के जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं बॉर्डर्स पे, उसी तरह चौथे स्तंभ के रूप में आप इतने लोगों को अपॉइंट करके इंडिया न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि इतने लोगों के द्वारा सही जानकारी जनता तक आप पहुँचाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा देश के लिए और हरियाणा के लिए बड़ा काम है। प्रदेश के ऐसे पहले विधायक जिन्होंने इस चीज़ को, भले ही ये देखने में बहुत छोटी बात लगे कि आपके घर, आपकी गली में जो हम रैंप बना देते हैं, 2.5-3 फीट जगह घेर लेते हैं, वो आने जाने वालों के लिए कितनी बड़ी दिक्कत का सबब होती है। और हम फिर सवाल उठा देते हैं, सरकार पर सवाल उठा देते हैं, अथॉरिटीज़ पे सवाल उठाते हैं, विधायक जी पे सवाल उठा देते हैं, लेकिन ये हमारी मंशा इस तरह की ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छा मैसेज है और पूरे प्रदेश में हम इस चीज़ को लागू करें कि गली मोहल्ले में अपने को साफ रखने के लिए वो रैंप को अपनी जगह में बनाएं। वो सब की जगह है, उसमें बनता नहीं है। बहुत शुक्रिया विधायक जी, बहुत अच्छा लगा आप आए और मज़ा आया, और आपके फरीदाबाद की जनता ने आपके कामों को सुना भी, देखा भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।